देखिए पहला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है, तो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। देखिए इसका व्याख्या करता है कि नाभिक के अलावा यानी न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ है होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिशर ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किस प्रक्रिया द्वारा? क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, यानी कि सौर ऊर्जा एटीपी में किसको बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका अंग है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका अंग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। ठीक है, कारण है। फिर अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए इसका आंसर होगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है, इसका देखिए व्याख्या दिया है। पादप विषाणु यानी कि वायरस, जिसको वायरस कहते हैं, पादप विषाणु अभिकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो कि द्विलवक या एक लवक होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 4 नंबर कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, यूनिवर्सल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की कुल संख्या 23 जोड़ी 46 पाई जाती है। जोड़ी में 23 होती है लेकिन कुल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 46 पाई जाती है। ठीक है, 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 + XY जबकि स्त्रियों में 44 + XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र 44 ऑटोसोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जनक यानी कि पेरेंट से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 5 नंबर कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या है
क्रोमोसोम्स पेयर की संख्या, तो कितनी संख्या, कितनी जोड़ी संख्या पाई जाती है? 23 जोड़ा। 23 का आंसर हो जाएगा सी, 23। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। ठीक है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिसमें उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्ट वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। फिर अगला प्रश्न 7 नंबर है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते हैं? छिपकली में। ठीक है, छिपकली में जो कि लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये आपका कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या भिन्न होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो कि भिन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता, ठीक है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ठीक है, तो कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाओं कोशिका द्रव में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस कोशिका अंग यानी ऑर्गेनल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ठीक है, तो किस कोशिका अंग को कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? अभी कहा था हिंदी में कि पावर ऑफ हाउस या पावर हाउस किसको कहते हैं, यानी कि पावर ऑफ हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में यहाँ लिखा है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा था, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा था पावर हाउस। यहाँ है शक्ति स्रोत, कोशिका तो कोशिका, ठीक है, पावर हाउस का हिंदी शक्ति स्रोत, तो माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ए एवं बी दोनों का। कहने का मतलब है प्रोटीन से भी बना होता है और लिपिड से भी बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है?
प्रोटीन एवं लिपिड दोनों से बनी होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगमय सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर घेर कर रखती है। रॉबर्टसन 1959 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है। फास्फोलिपिड की दो परतें होती है जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीनें होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका अंगों में से किन किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यह आपका अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम का भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम्स की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि मानव के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो मानव के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली में बनती है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों तिल्ली थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर आपका 16। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 और 4, यानी कि स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। और ये इसका आंसर फिर है एक भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 और 4। फिर अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। ते है इसका सत्य एक केवल भ्रूण में पाई जाती है, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो ये सत्य कौन है? एक केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये असत्य है। ठीक है, ये सत्य है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणनरत करती है, ये सही है। ये अंगों को क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, भी सही है। एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कहता है प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है आपका कि प्रक्रमित
प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम सब एप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टिस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एपोप्टिस कहते हैं। देखिए एपोप्टिस, ऑप्शन नंबर ए, एपोप्टिस। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो एपोप्टिस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है या पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो कौन सा पद है? क्रेब्स चक्र, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेब्स चक्र। देख लीजिए श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी, ठीक है।